वेलकम टू उड़ीसा IAS एकेडमी। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका अपना साद सर। मैं लेकर के आया हूं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज फॉर OPSC एग्जाम। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम OPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपने हमारे चैनल पे देखा होगा, हमने ऑलरेडी आपके लिए 2 क्वेश्चन सीरीज बना के रखा है। ये उसका 3rd पार्ट होगा। इसमें हम लोग 2019 के आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। 2019 में जो क्वेश्चन आए थे उसे हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जिसमें ऑलरेडी आपको 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका गया है। आज मैं 51 से आपका आगे बढ़ाने वाला हूं इस सीरीज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये सेशन। सो देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तरफ से। देख पा रहे हैं, इन विच चैप्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज मेंशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो सबसे पहले समझते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा लीगल लॉ बनाने की कोशिश करने की बात की जा रही है जिसके थ्रू इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन पूरे नेशन के लिए वन नेशन वन रूल वन सिविल रूल बनाने की बात कही जाती है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस किया गया है। और ये 44 आर्टिकल किसका पार्ट है? ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। दूसरी बात, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे इससे रिलेटेड एक केस है जिसका नाम है शाह बानो केस। तो शाह बानो केस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है रिलेटेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट केस है। दूसरा, अभी आपको यह पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक स्टेट है इंडिया का, उत्तराखंड, जिसने सबसे पहली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई किया है अपने स्टेट में। दूसरी बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड के अलावा भी जो हम लोग यहाँ जानते हैं, आपके यहाँ पर दिया गया है प्रियम्बल, जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का एक बदला हुआ शकल है। जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था जिसका एक मॉडिफाइड वर्जन प्रियम्बल के शकल में कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मौजूद है। दूसरी बात, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की जा रही है जो कि आर्टिकल 51A में डिस्कस किया गया है। देयर आर टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज आपका अप्लाई किया गया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था, लेकिन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा और एक एडिशनल फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए थे, जिसके थ्रू अभी टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज मौजूद हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ये क्वेश्चन दिया गया है। इन केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन 2 हाउसेस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट ओवर एन ऑर्डिनरी बिल, द केस इज रिफर्ड टू। सो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ऑर्डिनरी बिल पे डिस्प्यूट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक प्रोविजन डाला गया है कि ऐसे केस में इसे जॉइंट सिटिंग पे प्रिफर कर दिया जाता है। कौन जॉइंट सिटिंग बुलाता है? तो याद रखना है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉल्स फॉर द जॉइंट सिटिंग। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है, किस आर्टिकल में जॉइंट सिटिंग के बारे में बताया गया है? सो आर्टिकल 108 में जॉइंट सिटिंग के बारे में आपको बताया गया है। इस आर्टिकल के द्वारा ही आपको ये समझना है कि ये जॉइंट सिटिंग कौन प्रिसाइड करता है। तो जॉइंट सिटिंग हमेशा स्पीकर ऑफ द लोकसभा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रिसाइड करते हैं। अगर स्पीकर मौजूद नहीं हो तो डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा वो प्रिसाइड करते हैं इस सेशन को। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 53 पे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, हु रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हाइल प्रेजेंटिंग बजट टू दी पार्लियामेंट। तो सबसे पहले समझ लीजिए बजट किस आर्टिकल में है। सो बजट जो है आर्टिकल 112 के अंदर में ये बताया गया है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन प्रेसिडेंट क्या बजट प्रेजेंट करते हैं? नहीं, प्रेसिडेंट के बिहाफ में द फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रेजेंट्स द बजट। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में? फिनांस मिनिस्टर रिप्रेजेंट करते हैं इन केस ऑफ बजट। बजट कौन प्रेजेंट करता है? फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अभी फिलहाल फिनांस मिनिस्टर कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, सो निर्मला सीतारमन जो अभी प्रेजेंट फिनांस मिनिस्टर हैं। चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पे। When a bill is reserved by the governor for consideration of the president, within what time he must return the bill? Very very important। ऑप्शन में आप देख पा रहे हो 3 मंथ 6 मंथ आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिए गए। याद रखिए कि आर्टिकल 201
के अंडर में जब कभी भी गवर्नर कोई बिल प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रखता है तो प्रेसिडेंट के पास में 3 प्रोविजन होते हैं। वो इसके लिए अपना एसेंट दे सकते हैं, विथहोल्ड कर सकते हैं एसेंट को, या फिर चाहे तो रिटर्न कर सकते हैं इस बिल को फॉर कंसिडरेशन ऑफ द असेंबली। लेकिन इसके लिए कोई भी टाइम लिमिट मेंशन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। देयर इज नो टाइम लिमिट। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है देयर इज नो टाइम लिमिट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। सो क्वेश्चन नंबर 55 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होल्ड्स द ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ, यानी टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कितना होता है। तो सबसे पहले समझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले अपॉइंटमेंट समझ लेते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होता है बाय 3 मेंबर कमिटी। ये 3 मेंबर कमिटी जिसमें प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, इसके अलावा लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहते हैं, इसके अलावा एक यूनियन काउंसिल मिनिस्टर रहता है, और ये तीनों मिलकर के जिसका नाम रिफर करते हैं, जिस बंदे का नाम यहाँ पर रिफर किया जाता है, इसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अभी प्रेजेंट जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है? राजीव कुमार। और सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। याद रखेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया holds the post for 6 years or until he attains the age of 65 years. So this is the correct answer for this question. चलते हैं आगे 56 नंबर क्वेश्चन के ऊपर में। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसमें अच्छे से समझे सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया enjoys the power of judicial review which implies that it can, यानी जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है। पहले तो समझिए जुडिशियल रिव्यू लिया कहां से गया है। सो कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट लिया गया है यूएसए के थ्रू। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर कोई भी लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे इनवैलिड करार दे सकती है, यानी it declares the laws passed by the legislature and orders issued by the executive as unconstitutional if they contravene any provision of the constitution. So the correct answer is option D. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो याद रखिए बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है इसका प्रिंसिपल किस केस में आपका यहां पर लाया गया था। सो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ये लाया गया था केशव नंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इन 1973। इसमें एक डेट आपको याद रखना होगा 24 अप्रैल 1973, जिस डेट पर ये जजमेंट आया था। व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर? ये कुछ ऐसे लीगल प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जिन्हें हम लोग बदल नहीं सकते हैं, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बताते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल स्ट्रक्चर रहेगा, प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहां पर रहेगा, इसके अलावा यहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, सेकुलर नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। सेकुलर नेचर से एक बात और अच्छे से याद आई, एसआर बोमाई केस जो आपके नीचे में दिया गया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट डाला था कि सेकुलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो सेकुलरिज्म किस केस में आया था बेसिक स्ट्रक्चर? याद रखेंगे एसआर बोमाई केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रौरकेला स्टील प्लांट वाज सेट अप विद द असिस्टेंस फ्रॉम। सो रौरकेला स्टील प्लांट ये किसके असिस्टेंस पे बना है? तो याद रखेंगे ये वेस्टर्न जर्मनी के असिस्टेंट पे बना है। रौरकेला स्टील प्लांट किस रिवर पे है ये भी सवाल हो सकता है। तो रौरकेला स्टील प्लांट जो है वो एट द बैंक ऑफ ब्रह्मणी रिवर ये स्टील प्लांट यहां पर लोकेटेड है। इसके अलावा यहां पर ऑप्शन में दिया गया है कि यूएसएसआर के असिस्टेंट पे कौन सा आपका जो है स्टील प्लांट बना। तो याद रखेंगे भिलाई स्टील प्लांट जो है यूएसएसआर के असिस्टेंट पे बना है। बोकारो स्टील प्लांट जो है यूएसएसआर के असिस्टेंट पे बना है। यूके के असिस्टेंट से कौन सा बना है? तो याद रखेंगे दुर्गापुर यूके के असिस्टेंट पे बना है। तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 58 कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते हैं हम 59 पर। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। When we argue that small industry generate large volume of employment, what we essentially imply is that, यानी कभी भी हम अगर कहते हैं कि स्मॉल इंडस्ट्री ज्यादा जनरेशन करती है एम्प्लॉयमेंट, तो इसका मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है अच्छे से समझेंगे। इसमें जो होता है, जो नंबर ऑफ वर्कर्स होते हैं
पर यूनिट ऑफ कैपिटल, ये स्मॉल यूनिट्स में ज्यादा होते हैं देन द बिग यूनिट, क्योंकि इसमें जो है आपका लार्ज इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। यहां पर लेबर इंटेंसिव बिजनेस होता है और ये बेसिक फर्क क्या है कि इसमें ज्यादा आपको जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। इसमें जो है लेबर इंटेंसिव बिजनेस होता है, ये भी याद रखिएगा, ये लेबर इंटेंसिव यानी यहां पर लेबर ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो लेबर इंटेंसिव होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के ऊपर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम सेंसस 2011। क्वेश्चन में पूछा गया है कि केरला के बाद सेकंड रैंक किसका है इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी रेट। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के पूरे डिटेल्स को समझेंगे। देखिए, सेकंड रैंक केरला के बाद जो स्टेट होल्ड करता है वो है मिजोरम, लेकिन आप अच्छे से समझे, जो लिटरेसी रेट है इसका नेशनल एवरेज यानी सब इंडिया का टोटल लिटरेसी रेट कितना है। सो इंडिया का टोटल लिटरेसी रेट है 74.04%। इसमें अगर आपसे पूछे मेल लिटरेसी कितना है और फीमेल लिटरेसी कितना है, तो याद रखेंगे मेल लिटरेसी है 82.14% और फीमेल लिटरेसी है 65.46%। अब एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंडिया का सबसे लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो याद रखेंगे इंडिया का सबसे लिटरेट डिस्ट्रिक्ट जो है वो है सरचिप इन मिजोरम। सो मिजोरम के सरचिप डिस्ट्रिक्ट को हम लोग जानते हैं एज मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो ये भी पूछा जा सकता है लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो ये भी याद रखेंगे लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है अलीराजपुर इन मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जो है लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि यूटीज में सबसे ज्यादा जो है मोस्ट लिटरेट यूटी कौन सा है, तो यूटी में लक्षद्वीप जो है सबसे ज्यादा जो है लिटरेट यूटी है। लेकिन इसमें भी पूछ सकते हैं कि लीस्ट लिटरेट यूटी कौन सा है, तो वो याद रखेंगे दादरा एंड नगर हवेली। सो दादरा एंड नगर हवेली जो है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग लीस्ट लिटरेट यूटी है। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जीएसटी बिल का ऑफिशियल नाम क्या था। तो जीएसटी के बारे में सारे पॉइंट्स भी हम समझेंगे। ऑप्शन में आपके पास में है 121st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2014, 121st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2015। इसके अलावा जो बाकी के दो ऑप्शन है यहाँ पर हैं 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2014 एंड 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2015। तो अच्छे से समझेंगे, ये बिल जो है इसका करेक्ट आंसर होगा 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2014। इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। ये बिल जब अप्रूवल हो गया तो 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जीएसटी को इंडिया में लागू किया गया 2016 में। लेकिन कब से केम इनटू इफेक्ट, इफेक्ट में कब से आया है, तो विथ इफेक्ट फ्रॉम, ये याद रखेंगे कि ये 1 जुलाई 2017 से जो है इफेक्ट में आया है। क्या क्या चेंजेस जीएसटी ने लेकर के आया, तो जीएसटी ने सबसे बड़ा चेंज जो लेके आया वो आर्टिकल 246A के अंडर में लाया कि स्टेट कैन टैक्स गुड्स, तो स्टेट्स अब गुड्स को टैक्स कर सकते हैं, सबसे बड़ी चेंज। इसके अलावा इसके अंदर में एक और चेंजेस आया कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 279A इंट्रोड्यूस किया गया। ये आर्टिकल क्या है, ये आर्टिकल इज रिलेटेड विद जीएसटी काउंसिल। सो जीएसटी काउंसिल कौन बुलाता है, ये पहले तो कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो याद रखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स जीएसटी काउंसिल। ये जीएसटी काउंसिल जो बन रहा है इसका चेयरमैन कौन होता है, कौन प्रिसाइड करता है मीटिंग को, तो याद रखेंगे फिनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग। रिसेंटली अभी सितंबर के महीने में 54th जीएसटी काउंसिल मीट हुआ था। इस 54th जीएसटी काउंसिल मीट के अंदर में बहुत सारे चेंजेस लेके आए गए हैं, जिसमें कैंसर ड्रग्स के ऊपर में जो 12% का जीएसटी लिया जाता था वो रिड्यूस करके 5% कर दिया गया, यानी हेल्थ सेक्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस लाया गया है। इसके अलावा नमकीन के ऊपर में भी जीएसटी रिड्यूस किए गए हैं। तो 54th जीएसटी काउंसिल के जो आपके एजेंडाज थे, जो चेंजेस लाए गए हैं, वो आप लोग पढ़ सकते हैं, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के ऊपर में। क्वेश्चन है रिगार्डिंग हृदय स्कीम। हृदय स्कीम का मतलब क्या हुआ, तो पहले तो फुल फॉर्म याद रखिए, नेशनल हेरिटेज डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। कब लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया है जनवरी 2015 में। और इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है डेवलपिंग हेरिटेज सिटीज फॉर इंडिया। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के ऊपर में। पहल स्कीम ये किससे रिलेटेड है, तो सबसे पहले पहल स्कीम के बारे में समझे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ स्कीम। प्रत्यक्ष
हस्तांतरित लाभ स्कीम। ये स्कीम भी 2015 में ही लॉन्च किया गया था। इस स्कीम का जो मेन एजेंसी है जिसने इस स्कीम को लॉन्च किया है, तो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में लॉन्च हुआ है, तो याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर में इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसका काम क्या है, तो ये स्कीम जो है, जो आपके घर में जो सब्सिडी आ जाती है आपके एलपीजी गैस के लिए, ये वही वाला स्कीम है जिसमें एलपीजी सब्सिडी ट्रांसफर किया जाता है टू द कंज्यूमर्स अकाउंट। ये एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है। ठीक है, ये एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है जिसमें बेनिफिशियरी के अकाउंट में डायरेक्टली जो है सब्सिडी पहुंचा दिया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के ऊपर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो पहले याद रखिए ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है और ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर का क्वेश्चन है। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन कब दिया गया, कहां दिया गया। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि ये एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ये कब हुआ, 1983 में। इस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मोटिव था वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर में था। ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था ब्रुटलैंड में। ये ब्रुटलैंड का नाम ब्रुटलैंड क्यों है, तो इसका नाम रखा गया है नॉर्वे के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हार्लम ब्रुटलैंड के नाम पे। इस 1983 के कॉन्फ्रेंस के बाद 1987 में एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया जिस रिपोर्ट का टाइटल था आवर कॉमन फ्यूचर। सो आवर कॉमन फ्यूचर, इस रिपोर्ट में डिफिनेशन दिया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो समझते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। ये होता क्या है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन नीड्स। यानी आज का आपका जो भी नीड है उसको फुलफिल करते हुए आप ऐसे डेवलपमेंट को देखिए जो आपके फ्यूचर को भी डेवलप करके रखे। यानी फ्यूचर में भी आप कोई ऐसे आज की डेट में रिसोर्सेज को इस तरह एक्सट्रैक्ट नहीं करे कि फ्यूचर में भी वो अवेलेबल रहे। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन मोटिव है जो ब्रुटलैंड कॉन्फ्रेंस में जिसका डेफिनेशन जनरेट हुआ है। चलते हैं इसमें ऑप्शन एनालिसिस करते हैं। देखिए दिया गया है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये वर्ल्ड बैंक निकालती है। यूएनडीपी रिपोर्ट, ये यूएनडीपी जो है ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का पब्लिश करने के लिए। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कि 1990 से पब्लिश हुआ जा रहा है, 1990 से इस रिपोर्ट को जनरेट किया जा रहा है या पब्लिश किया जा रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का जो मेन मोटिव देने वाले जो लोग हैं उनमें पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट महबूबुल हक का नाम आपको याद रखना है, और ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। लेकिन इसके डेवलपमेंट में अमर्त्य सेन ने भी, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने भी बहुत हेल्प किया है। नेक्स्ट, आईएमएफ कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करती है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये रिपोर्ट आईएमएफ पब्लिश करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, 65 नंबर क्वेश्चन में। तो 65 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इसमें एचडीआई के ऊपर में आपसे सवाल पूछा गया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में अभी मैं बता रहा था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि 1990 में इसका कॉन्सेप्ट ग्रो हुआ, कौन पब्लिश करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें टोटल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है। इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर में कंपोजिट 5 रिपोर्ट्स पब्लिश होते हैं। पहला है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दूसरा है इनइक्वलिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फिर आता है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स और मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसमें हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर में अगर बात करें तो उसमें क्या क्या चीजें होती है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज ए कंपोजिशन ऑफ 3 थिंग्स। क्या क्या है इसमें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ प्लस नॉलेज आपका देखा जाता है और लिविंग स्टैंडर्ड को देखा जाता है। ऑप्शन को देखेंगे, यहां पर दिया गया है कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले पढ़िए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ यानी ये सही होगा। रियल जीडीपी पर कैपिटा यानी लिविंग स्टैंडर्ड को बता रहा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी ये भी हेल्थ से रिलेटेड है। मॉर्बिडिटी ये भी हेल्थ से रिलेटेड, यानी ऑल ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन है रिलेटेड टू 5 ईयर प्लान। पहले समझे, प्लानिंग जो कॉन्सेप्ट है ये सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट है, ये सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है, इंडिया में एडॉप्ट किया गया है। 5 ईयर प्लान के ऊपर क्वेश्चन पूछा है कि कौन से प्लान का जो मोटिव था वो था फास्टर, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। सो कौन से प्लान में मेनली ऐसा किया गया, तो ये याद रखेंगे 12th प्लान में मेनली जो है
फास्टर, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर में जो मेन मोटिव रखा गया था। 12 प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 67 के ऊपर। विच इज द एनिमल ऑन द इंसिग्निया ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई का जो मेनली एम्ब्लेम है उसमें कौन सा एनिमल देखा जा सकता है। तो आरबीआई का जो एम्ब्लेम है वो क्या है, टाइगर अंडर द पाम ट्री। सो इसका आंसर क्या होगा, टाइगर। आरबीआई के बारे में अगर कुछ पॉइंट्स समझना हो तो क्या समझेंगे, आरबीआई जो है वो मेनली 1 अप्रैल 1935 से जो है बना है, लेकिन इसके पीछे जो एक्ट है वो क्या है, आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई जब बना था तो ये टोटली नेशनलाइज नहीं हुआ था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कब आरबीआई नेशनलाइज हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है 1949 में आरबीआई नेशनलाइज हुआ था। आरबीआई के पास में क्या पावर है, तो आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इंडिया में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का टास्क देखता है, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मॉनेटरी मेजर्स लेता है। उसके लिए आरबीआई कुछ टूल्स यूज करता है, जिसमें हम लोग बहुत सारे टूल्स को पढ़ते हैं, जैसे कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और सबसे इंपॉर्टेंट रेपो रेट, जिसके थ्रू आरबीआई कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैव बीन क्रिएटेड इन द टाइम, फर्स्ट टाइम इन, सो कौन से टाइम में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इंडिया में क्रिएट किए गए हैं। ऑप्शन आर एग्जिम पॉलिसी 2000, एग्जिम पॉलिसी 2005, इसके अलावा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। सो याद रखिए कि इंडिया में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का कॉन्सेप्ट है ये लाया गया है चाइना से अडॉप्ट करके। सो 1999 में मुरोसोली मरन जो हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, इन्होंने विजिट किया था चाइना का। उन्होंने वहां पर एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखा स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, जो एक ऐसा जोन होता है विद इन दैट कंट्री, जो कि इंडिया के अंदर में भी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाते हैं वो एक अलग आउटलुक, एक अलग मॉडल पे बनाए गए हैं कि वहां से जो एक्सपोर्ट पॉलिसी को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, वो वहां पर जो टैक्स लगेगा वो डिफरेंट होगा फ्रॉम टोटल इंडिया। सो ये एक कॉन्सेप्ट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, जिसको और डेप्थ में समझना हो तो आप हमारे इकोनॉमिक्स की क्लास को कर सकते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ बताता चलूं कि मुरोसोली मरन जो है ये कॉन्सेप्ट ले करके आए और इंडिया में एक्जिम पॉलिसी 2000 के थ्रू, जो कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन था, एक्जिम पॉलिसी 2000 के थ्रू इसे इंप्लीमेंट किया गया। और ट्रेड पॉलिसी के अंदर 2000 से लेकर के 2006 तक ये इंप्लीमेंट किया गया। लेकिन इन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट टू द सेज पॉलिसी, सेज एक्ट लाया गया बाय द पार्लियामेंट इन 2005। सो सेज एक्ट कब आया है, 2005 में, और इसको इंप्लीमेंट किया गया 2006 से along with the सेज रूल्स। सो अगर एग्जाम में पूछे सेज रूल कब से आया है, तो आपको बोलना है सेज रूल आया 2006 से, और सेज एक्ट कब आया है, तो आपको सेज एक्ट करना है 2005 में। ठीक है, सो ये यहां पर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 ये किससे रिलेटेड है। सो हाइड्रोकार्बन विजन नाम के थ्रू ही आपको समझ में आना चाहिए। दीज आर रिलेटेड विथ स्टोरेज एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, स्टोरेज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड है हाइड्रोकार्बन विजन 2025। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कौन लेके आया, पहले अच्छे से समझे। 2000 में, यानी सन 2000 में एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा ये पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने की बात कही गई थी, जिसका मेन मोटिव था कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका हम लोग पोटेंशियल उसको हार्नेस करने की कोशिश करेंगे, और एक टारगेट लिया गया कि 2025 तक हम लोग 100% जो पोटेंशियल एरियाज हैं उन्हें हम लोग हार्नेस कर लेंगे। तो टारगेट कुछ इस प्रकार लिया गया था कि 25% हम लोग 2005 तक जो पोटेंशियल एरियाज हैं उन्हें हम लोग एक्सप्लोर कर लेंगे। फिर अगर 50% करेंगे तो 50% हम लोग 2010 तक कर लेंगे, 75% करेंगे तो 75% 2015 तक कर लेंगे, और 100% का टारगेट लिया गया कि 2025 तक हम 100% पोटेंशियल एरियाज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसे हम लोग हार्नेस कर लेंगे। ये एनडीए गवर्नमेंट का ही कॉन्सेप्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। व्हाट इज ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। सो देखिए क्वेश्चन है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। सो इसका जो मीनिंग है वही क्वेश्चन में पूछा है, तो मैं मीनिंग ही आपको समझा देता हूं। यहां पर देखिए ऑप्शन में दिया गया है ए फॉर्म ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहली बात है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये क्या होता है।
सो आप याद रखेंगे, हम लोग जब एक चैप्टर पढ़ते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो वहाँ पर हम लोग दो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कि एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें मेनली जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो इन्वेस्टमेंट किया जाता है फॉर टेकिंग द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, यानी एक लॉन्ग टर्म विजन होता है कि हम लोग मैनेजमेंट को अपना लेंगे, ठीक है। इसमें कोई शॉर्ट टर्म गेन के बारे में कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ये है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और ये हमारे कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? एफडीआई इज पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। सो ये किसका पार्ट है? कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है। अभी मैं समझा रहा था ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट को। सो ये ए फॉर्म ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वेयर अ पेरेंट company starts a new venture in foreign country by constructing a new operational facilities, यानी जब कोई पेरेंट कंपनी किसी फॉरेन नेशन में कोई नया ऑपरेशनल यूनिट ओपन करता है तो इसे हम लोग बोलते हैं ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। दिस इज नॉट लाइक द प्रायर फैसिलिटी, यानी पहले से जो मौजूद फैसिलिटी है वो नहीं, ये कोई नया वेंचर ही होगा, ये नया ही कोई आपका जो ऑपरेशनल फैसिलिटी ही बनाया जाएगा, ये पहले दिमाग में रखना है। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट आता है ग्रीनफील्ड के साथ में, ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? तो ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बी में दिया गया है। ध्यान से देखिए, ये भी एक फॉर्म ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जिसमें कोई कंपनी परचेज करता है या लीज पे देता है कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन फैसिलिटी टू लॉन्च ए न्यू प्रोडक्शन एक्टिविटी, यानी एग्जिस्टिंग अगर कोई बिजनेस में एग्जिस्टिंग अगर कोई प्रोडक्शन फैसिलिटी को उसमें दिया जाए कि न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी खोला जाएगा तो एग्जिस्टिंग वाले को हम लोग बोलते हैं ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। सो दिस इज ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो दिस इज ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। 71 को समझने के लिए पहले अच्छे से समझ ले। क्वेश्चन दिया गया है कुछ इस प्रकार, ठीक है। क्वेश्चन है Which of the following is not related to empowerment of women? वुमेन एम्पावरमेंट के साथ में कौन सा रिलेटेड नहीं है? ऑप्शन को अच्छे से पढ़े। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर एम्पावरमेंट मेजर, जेंडर बजटिंग एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। सिंपल आंसर है भाई, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट रिलेटेड विद एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। सही समझ में आ रहा है? अगर इसको अच्छे से समझे तो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में समझते हैं। थोड़ी देर पहले ही मैं आपको बताया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में जो कि 1990 से पब्लिश किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के जो रिपोर्ट है उसके अंदर में 5 तरह के इंडेक्स आते हैं जिसमें जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स भी 1995 से पब्लिश किया जा रहा है भाई। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका मेन मोटिव क्या होता है? तो ये इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी का बात करता है, ठीक है। दूसरी बात, जेंडर एम्पावरमेंट मेजर, तो ये एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज है, ये भी एक रिपोर्ट है जो कॉम्प्लीमेंट्री टू जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये भी 1995 से ही पब्लिश किया जा रहा है। जेंडर एम्पावरमेंट मेजर भी 1995 से ही मेजर किया जा रहा है और ये जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स का कॉम्प्लीमेंट्री भाग है। चलते हैं जेंडर बजटिंग पे। व्हाट इज जेंडर बजटिंग? तो ये बजट का एक पार्ट है जहां पर जेंडर पॉइंट ऑफ व्यू को मायने में रख करके हम लोग बजटरी एलोकेशन करते हैं। सो जेंडर पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग अगर हम बजटरी एलोकेशन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई? जेंडर बजटिंग। लेकिन क्या यहाँ पर अलग से बजट का पैसा लगाया जाता है? नहीं, एग्जिस्टिंग में से ही जेंडर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर हम बजट एलोकेशन करते हैं तो इसे हम लोग जेंडर बजटिंग कहते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन पक्का समझ में आ गया होगा। चलते हैं भाई आगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 के ऊपर में। क्वेश्चन है हु कॉइन्ड द टर्म बायोडाइवर्सिटी? सो इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा क्योंकि जो बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है वो दिया है वॉल्टर जी रोजन ने। सो वॉल्टर जी रोजन जो 1986 में इसका कॉन्सेप्ट देते हुए उन्होंने बायोडाइवर्सिटी, जिसका मेन मतलब होता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसका मीनिंग उन्होंने उस वक्त में बोला था इज वेरी स्टफ ऑफ लाइफ। What he said, it is very stuff of life, biological diversity. And then ऑप्शन को और अच्छे से एनालाइज अगर करें तो यहाँ पर नॉर्मन मेयर्स का नाम जाता है जो कि एक इन्होंने भी कॉइन किया है टर्म। इनका जो कॉइन इन्होंने किया है टर्म उसका नाम क्या है? बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट। सो बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट किसने दिया भाई? तो ये याद रखेंगे नॉर्मन मेयर्स का नाम। इसके अलावा आर.डी. बार्न्स के ऊपर में आपको क्या याद रखना है? सो आर.डी. बार्न्स ने एक बुक लिखा है, इस बुक का नाम है इनवर्टब्रेट
जूलॉजी, ठीक है। तो ये इनवर्टेब्रेट जूलॉजी जो बुक है ये आर.डी. बार्न्स के जरिए लिखा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। सो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के ऊपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड इज ए रजिस्टर ऑफ। सो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में पहले अगर आपको समझना हो तो याद रखिए कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो कॉन्सेप्ट है ये स्टार्ट हुआ था 1990 में एट कोप 4 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 4 में 1990 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का कॉन्सेप्ट आया। किससे रिलेटेड है? तो ये मेनली जो वेटलैंड साइट्स होते हैं, वेटलैंड साइट अंडर द थ्रेट्स ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, यानी कुछ ऐसे वेटलैंड साइट्स भी होते हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो है थ्रेट में है, तो ये उनसे रिलेटेड है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। सो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जब वेटलैंड साइट का बात करते ही हैं तो पहले समझे इंडिया में रामसर वेटलैंड साइट का कॉन्सेप्ट। सो इंडिया में टोटल कितने रामसर वेटलैंड साइट है आज के डेट में? तो याद रखिएगा आज के डेट में 85 रामसर वेटलैंड साइट है। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा रामसर वेटलैंड साइट है? तो रिसेंटली अगर आज के डेट में देखेंगे तो तमिलनाडु में 16 रामसर वेटलैंड साइट है। ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड किससे रिलेटेड था भाई? कि वेटलैंड साइट अंडर द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। तो ये भी याद रखिए कि इंडिया में कौन से ऐसे साइट्स हैं जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में इंक्लूडेड है। तो याद रखेंगे इंडिया में क्यूलो देवा नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है ये, और लोकटक लेक, ये दोनों ऐसे साइट्स हैं जो मेनली मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में इंक्लूडेड हैं। लेकिन इससे पहले चिल्का लेक भी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का पार्ट था, लेकिन बाद में इसे उस लिस्ट से निकाल दिया गया है। चिल्का लेक कहाँ है भाई? उड़ीसा में, अपने उड़ीसा में। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 74 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस इन द अर्थ एटमोस्फेयर? तो पहले तो ग्रीन हाउस गैस का कॉन्सेप्ट समझे। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट सिंपल है, जो अर्थ पे सन के रेज आते हैं जब रिफ्लेक्ट बैक होते हैं तो इंफ्रारेड के थ्रू में जब वो वापस जाते हैं तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद कुछ ऐसे गैसेस हैं जो इसे यहाँ से ट्रांसमिट होने नहीं देते, जिसके वजह से अर्थ का एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है, जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग का इशू आप देख पाते हो। तो इसमें कौन कौन से गैस रिस्पॉन्सिबल है ये समझे। तो इसमें बहुत सारे गैसेस रिस्पॉन्सिबल हैं। इसमें वाटर वेपर भी रिस्पॉन्सिबल है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिस्पॉन्सिबल है, मीथेन भी रिस्पॉन्सिबल है, तो और इसके अलावा ओजोन भी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन यहाँ पूछा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस कौन है? तो याद रखेंगे इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन अगर देखें तो वाटर वेपर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होता है। नंबर 2 पे कौन आता है? कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 3 पे आता है मीथेन। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखेंगे तो वो होगा वाटर वेपर। आप किसी वेबसाइट के ऊपर में मत जाएं, वो कार्बन डाइऑक्साइड आंसर देगा, लेकिन मैं आपको रेफरेंस के थ्रू बता रहा हूं, इसका करेक्ट आंसर है वाटर वेपर। अपार्ट फ्रॉम दैट कार्बन डाइऑक्साइड भी एक ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा अगर हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के इंपॉर्टेंस को समझना चाहते हैं तो ये दोनों गैस रिस्पॉन्सिबल हैं एसिड रेन के लिए, जो कि एक मेजर इशू है। इस एसिड रेन की वजह से हम लोग जानते हैं कि इंडिया का एक एंशिएंट मॉन्यूमेंट, जो इंडिया का एक मिडिवल मॉन्यूमेंट जिसे हम लोग ताजमहल के नाम से जानते हैं, उसमें भी एसिड रेन के इफेक्ट देखे गए हैं। ठीक है, चलते हैं आज के इस सेशन के सबसे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि मैं इसके साथ भी आपके साथ बना रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 75 के ऊपर में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑन द अर्थ इज नोन एज लिविंग फॉसिल सर्वाइविंग मोर देन 150 बिलियन ईयर्स। सो कौन सा ऐसा स्पीसीज है जो लिविंग फॉसिल्स के नाम पर जाना जाता है? ऑप्शन में आपका है नंबर 1 ऑलिव रिडली टर्टल, नंबर 2 क्वेश्चन है लोगरहेड्स, क्रेन एंड केनप्स रिडली। सो याद रखेंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑलिव रिडली टर्टल। जानते हैं आप ऑलिव रिडली टर्टल कहाँ मिलता है? सो ये आपके अपने स्टेट का है ऑलिव रिडली टर्टल। ठीक है, सो आपको ऑप्शन में बताना है, आपको कमेंट में बताना है ऑलिव रिडली टर्टल भुवनेश्वर में या फिर उड़ीसा के कौन से बीच के पास में आपको देखने को मिलता है। अब मैं बताता हूँ ऑलिव रिडली टर्टल का कुछ इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस। ऑलिव रिडली टर्टल जो कि IUCN के रेड लिस्ट में आपका लिस्टेड है, और ये कौन से कैटेगरी में लिस्टेड है? ये वल्नरेबल कैटेगरी में लिस्टेड है। दूसरा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में इसे शेड्यूल 1 के अंदर में रखा गया है। ठीक है, तो शेड्यूल 1 के अंदर में क्या है भाई? हमारा
ऑलिव रिडली टर्टल रखा गया है। और ऑलिव रिडली टर्टल की सबसे खास बात क्या है, ये टर्टल्स मास नेस्टिंग करते हैं, ठीक है। सो दे डू मास नेस्टिंग एट अरीबाडाज, ठीक है। सो ये क्या करते हैं भाई, मास नेस्टिंग करते हैं एट अरीबाडाज। सो ये हो गया आज का हमारा पूरा का पूरा सेशन। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट सेशन में। और याद रखें, अगर आपको ओपीएससी की प्रिपरेशन करना है तो उड़ीसा आईएएस एकेडमी को कभी नहीं भूले, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे न्यू बैच को। हमारा 2 ब्रांच है, लक्ष्मी सागर में और जगमारा में। आप कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। सो मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।